वेलकम टू ऑल माई क्यूरियस फेलोज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा आपको जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, उस कंटेंट को प्रोवाइड करने का मेन मकसद है कि आई वांट टू गियर अप द कैंडिडेट, द एस्पिरेंट्स फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स वेदर कंडक्टेड बाय JKSSB और सिविल सर्विसेज। अब देखो क्या होता है, आपने देखा हो आज हमारा टॉपिक है साइंस की शुरुआत हम कर रहे हैं। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अगर आपने लेटेस्ट जो है JKSSB का लैब अटेंडेंट का पेपर देखा होगा, उससे ग्रेविटेशन से न्यूमेरिकल पूछी गई थी। तो कहने का मकसद क्या है, देखो ये साइंस है। अगर हम JKAS की प्रीलिम्स की बात करें तो कभी 5 क्वेश्चन साइंस में देता है, कभी 10 तो कभी 15, यहां तक कि 3 साल पहले तो 18 क्वेश्चन साइंस से पूछे। 18 तो 36, यानी आधी सिलेक्शन प्रीलिम्स की हो गई। तो अब अगर हम JKSSB की बात करें, देयर वाज अ टाइम जब JKSSB में साइंस से क्या पूछता था, बस ऐसा यूनिट्स पूछ लेता था, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछता था, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या बीमारी बनती है वगैरह वगैरह। लेकिन आज ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है, साइंस बिल्कुल डेप्थ में पूछ रहा है। आप देख सकते हैं पीछे वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर हुआ, फॉरेस्ट ये इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, जब जम्मू JKSSB लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ, उसमें आप साइंस के क्वेश्चन की डेप्थ देख सकते हैं। अब चाहे साइंस के क्वेश्चन 10 आते हैं या 15 आते हैं, आप तब उन क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाएंगे जब आप पूरी थ्योरी को या इवन कि न्यूमेरिकल्स को लेकर आप साइंस को पढ़ेंगे, तब जाकर जो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने यूपीएससी पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को जो है अब डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। तो चलो आज हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? देखो भाई साहब, मैंने इधर से ये लिखा दरअसल ताकि आप ये उतारो और बाद में आप इसको देखोगे, तो इसलिए मैंने उतारा। अदरवाइज मैं यहां से इसको पहले मैं इसको पढ़ता नहीं, मैं सीधा पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता हूं। देखो भाई साहब, आज हमारे पास क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। किसका फर्स्ट लॉ? मोशन का। अब सिंपल सी बात है, आपने ज्यादा कुछ याद है, पहला पॉइंट रखा है इसने। पहला पॉइंट क्या है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। इट इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया जो है क्या होता है, और इसके डिफरेंट टाइप, जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये मैं आपको अलग टॉपिक में अलग लेक्चर इस पे मैं दूंगा, क्योंकि अगर इसकी बात करने लग जाऊंगा तो ये लेक्चर बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। आपको एक ऑप्शन में होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, आपने उसको टिक करना है, बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। देखो भाई साहब, ये कहता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, अब अगर वो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट जो होगी वो उसी में रहेगा। अब देखो ऑब्जेक्ट की स्टेट से, यहां पे फिजिक्स में स्टेट से क्या मुराद है? अगर मैं ऑब्जेक्ट की स्टेट की बात करता हूं, यानी इसका मतलब है या तो रेस्ट, या तो मोशन, या तो डायरेक्शन। यहां पे स्टेट का मतलब है या तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अगर रेस्ट में है तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है, रेस्ट। अगर मैं बोलूंगा अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है, आप बोलोगे मोशन। या ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है, एक कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा है। तो स्टेट से मुराद है यहां पे रेस्ट, मोशन या और डायरेक्शन। समझ आ गया आपको? कभी कभी होता है कि जैसे इधर लिखा है करंट स्टेट ऑफ रेस्ट। अब देखो करंट स्टेट यानी ऑब्जेक्ट की इस वक्त की स्टेट क्या है। अब इस वक्त की स्टेट का मुराद है क्या वो रेस्ट में है, या क्या वो मोशन में है, या किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो होता है रेस्ट से मुराद, ये स्टेट से मुराद। अब मैंने आपको समझा दिया। अब ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि ऑब्जेक्ट की जो भी करंट स्टेट होगी, करंट स्टेट का मतलब यानी इस वक्त ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, क्या वो रेस्ट में है, क्या वो मोशन में है। अगर वो ऑब्जेक्ट इस वक्त जो करंट स्टेट है, यानी ऑब्जेक्ट की जो इस वक्त करंट स्टेट है, यानी अगर ऑब्जेक्ट इस वक्त रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहने वाला है जब तक ना उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का प्रयोग किया जाए, यानी जब तक ना उसको पुल और पुश किया जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल एक टेबल पे कोई चीज पड़ी हुई है, जब तक ना आप उस चीज को हिलाएंगे वो चीज खुद ब खुद नहीं हिलेगी, सिंपल सी बात है। तो देखो वहां पे ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या था, स्टेट ऑफ रेस्ट। ऑब्जेक्ट वहां पे ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या था, स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट किस हालत में था, रेस्ट की हालत में था। और ये बोलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट unless some external force is exerted on the object, तब जाकर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा। पहले स्टेट क्या थी, रेस्ट, अब रेस्ट से क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। हो गया एक पार्ट इसका, ठीक है। अब देखो पहले मैंने ये लिखा था, अगर मैं लिख के सीधा आपको समझाता मतलब आप बोलते तो वो तो हम भी लिख के मतलब बता सकते थे, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया, फिर हम डेफिनेशन पे जाएंगे और डेफिनेशन वही होगी जो मैंने अभी तक आपको समझाया। अब देखो दूसरा क्या है, मोशन। अब देखो पहला क्या बोला इसने, भाई साहब अगर आपका ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा जब तक ना कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे, यानी ऑब्जेक्ट को जब तक ना पुल और पुश करोगे तब तक वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है मोशन। बोलता है अगर स्टेट की ये ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ मोशन, यानी ऑब्जेक्ट की स्टेट में है, मोशन में है। अगर बोलता है कि ऑब्जेक्ट मान के चलो एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी एक जैसी स्पीड, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर पर आवर सेम स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर। अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे किसी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है, या यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट उसी यूनिफॉर्म स्पीड से इस स्ट्रेट लाइन पे चलता रहेगा जब तक ना कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर लगेगी। समझ आ रही है आपको? यानी एक ऑब्जेक्ट, यानी न्यूटन का नियम ये कहता है, न्यूटन का कानून, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कानून ये कहता है कि भाई साहब, अब देखो रेस्ट की तो बात मैंने कर दी, अब मैं मोशन पे आ रहा हूं। वो बोल रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट उस स्ट्रेट लाइन पे उसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलता रहेगा जब तक ना कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर लगाया जाएगा, तभी जाकर या तो इसकी स्पीड मध्यम होगी या ये आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट पर आएगा। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक ना इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई जाए। आई समझ? अब सवाल आपके मन में यह उठा होगा कि आपने तो बता दिया, मान के चलेंगे एक बॉल चल रहा है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से इस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, और आपके अनुसार, आपके कानून के मुताबिक, मेरे कानून के मुताबिक नहीं, न्यूटन के कानून के मुताबिक ये आपके बॉल तो चलता रहेगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जैसा जैसे बॉल आगे जाता है वो अपनी स्पीड को मध्यम करते जाता है और एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि वो बॉल खुद रुक जाएगा। तो वहां पे तो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई नहीं, हमने बॉल को तो रोका ही नहीं। देखो भाई साहब यहां पे क्या है, यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है। अब वो क्या है, देखो भाई साहब, अब आपने तो फ्रिक्शन पढ़ाई होगा, आपने फ्रिक्शन पढ़ाई होगा। फ्रिक्शन को हम उर्दू में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रगड़। फ्रिक्शन होता है रगड़। फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जो हमारे मोशन को अपोज करती है। यानी देखो मान के चलो ये मेरे कदम है, मैं चल रहा हूं, तो आगे से ये जमीन जो है, जमीन इधर इस पे फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जमीन की क्या है, एक जमीन की फ्रिक्शन है, यानी इस पे रगड़ है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये मेरे अपोजिट लगा रही है। जैसे मैं कदम डाल रहा हूं तो मेरे कदम के अपोजिट इस साइड से क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। अगर देखो भाई साहब ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती ना तो हम जमीन पे चल नहीं पाते, जो ही जमीन पे हम चलते हम गिर जाते हैं। आई समझ? अब जैसे जैसे अगर ये मेरा बॉल था, जैसे जैसे बॉल आगे जाता है तो जमीन क्या करती है, ये ग्राउंड क्या करता है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाते जाता है। और फ्रिक्शनल फोर्स का मकसद क्या होता है, बॉडी के मोशन को अपोज करना, बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश करना। तो जैसे जैसे ये बॉल आगे जा रहा है तो अपोजिट साइड से जमीन की जो फ्रिक्शन, ग्राउंड की जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बॉल के मोशन को धीमे 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 कर रही है, और एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि ये बॉल आगे जाके रुक जाता है।
आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। यानी जब बात खुद ब खुद चल रहा है तो आगे जाकर वो रुक जाता, वो इसलिए क्योंकि ग्राउंड जो है अपोजिट साइड पे, ग्राउंड क्या कर रहा था, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा था। हर सरफेस की कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जिसकी फ्रिक्शनल फोर्स कुछ नहीं होगी। अब देखो मान के चलेंगे हमने एक टायर बिल्कुल प्लेन में है, बिल्कुल कोरा प्लेन में है, जो अब जब हम उस पे चलते हैं अगर वो थोड़ा गीला होगा तो हमें स्लिप निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स की कमी होती है। इसलिए जमीन पे क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शनल फोर्स वो जमीन अपोजिट साइड से हमें अप्लाई करता है। अगर मान के चलेंगे ये मेरे कदम में डाल रहा हूं तो इधर से क्या है, अपोजिट साइड से, यहां मेरे कदमों के अपोजिट में, यहां पे ये मेरे कदम डाल रहा हूं तो अपोजिट साइड से यहां पे जमीन क्या करेगी, जमीन की फ्रिक्शन है तो उसकी फ्रिक्शनल फोर्स मुझे लगती है। उसी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये जमीन, मेरा कदम जमीन पकड़ रहा है। वरना अगर ये फ्रिक्शन कुछ भी नहीं होती तो जो ही मैं इस पे कदम डालता तो मैं स्लिप करके तड़ाक के गिर जाता। ठीक है, तो इसलिए न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि भाई साहब अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहेगा जब तक ना कोई फोर्स इस पे लगाई जाएगी। यहां कहता है अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन पे किसी यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, वो तब तक जाते रहेगा जब तक ना कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पे जो है लगाई जाती है। तो देखो अब हम इस डेफिनेशन को जानते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, वो तो मैंने पहले बता स्टेट दैट, ये क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट विल प्रिजर्व इट करंट स्टेट। एक ऑब्जेक्ट का जो करंट स्टेट होगा, करंट स्टेट का मतलब या तो अगर रेस्ट में है तो स्टेट कौन सी आ गई, रेस्ट, अगर मोशन में है तो स्टेट कौन सी आ गई, मोशन। अब देखो बोलता है कि करंट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, वो ऑब्जेक्ट अगर किस स्टेट में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी में रहेगा, अनलेस जब तक ना इट इज कंपेल्ड टू चेंज स्टेट, जब तक नहीं इसको मजबूर किया जाएगा अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। स्टेट का चेंज मतलब अगर रेस्ट में है तो मोशन, मोशन में है तो रेस्ट में चेंज करें। अब वो कौन उसको मजबूर करेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स दरकार यहां पे होती है, क्यों, ताकि जो ऑब्जेक्ट का करंट स्टेट है उसको चेंज किया जाए। अब देखो इस लॉ को हम दो पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इफ समथिंग इज सिटिंग कंप्लीटली स्टिल, अगर कोई चीज स्टिल है यानी बिल्कुल रेस्ट में है, इट विल नेवर मूव ऑन, ये मूव ऑन कभी नहीं करेगी इट्स ओन, खुद ब खुद। इट रिक्वायर्स पुश और पुल टू स्टार्ट मूविंग, यानी इसको पुश और पुल की जरूरत है, यानी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है इसको मूव कराने के लिए। ओके, उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इफ समथिंग इज ऑलरेडी मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है ना, इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे, इट विल कीप मूविंग फॉरएवर, ये हमेशा हमेशा के लिए मूव करते रहेगा एट द एग्जैक्ट स्पीड, उसी स्पीड से, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में, अनलेस जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाई जाती है। ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।